हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। जल ही जीवन है, ये बात आपने बहुत जगह लिखी भी होगी, पढ़ी भी होगी और देखी भी होगी। क्योंकि बच्चों आप सोच के देखिए कि एक दिन अगर टंकी का पानी खत्म हो जाए तो पूरा दिन ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या क्या काम हमने नहीं किया है। तो जल को जीवन बोलना ये तो बहुत ही आम बात है। और आज हमारे पास जो चैप्टर है जल संसाधन, कि हमारा जल संसाधन कैसे बना, तो इसके में तो मुझे लगता है कोई दोहराई होनी ही नहीं चाहिए कि जल एक संसाधन का रूप है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं जल के महत्व को हमारे जीवन में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 11 और आपके अध्याय नंबर 11 का नाम है जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेस। इस पूरे अध्याय में बच्चों हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जल के विभिन्न स्रोतों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जल सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का 70% से अधिक भाग समुद्रों तथा महासागरों से घिरा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सजीव का मतलब क्या होता है? हर जीवित वस्तु। हम मनुष्य हैं, जानवर हैं, सारे सारे आपके पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो बच्चों जो जल है ना, ये सारे सजीवों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीज है। अगर जल नहीं है तो जीवन ही नहीं रहेगा पृथ्वी पे। ठीक है, पृथ्वी का जो हमारा पूरा कुल क्षेत्र है उसका 70% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। 70% से अधिक हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और ये पानी हमारे पृथ्वी पे समुद्र और महासागरों के रूप में उपस्थित है। ठीक है, इनका पानी खारा होता है जो घरेलू कार्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। पर आप इसको कह सकते हो ये हम मनुष्यों की फूटी किस्मत है, बुरी किस्मत है कि इन समुद्र महासागरों के जल को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका पानी खारा होता है, इसमें नमक मिला होता है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 3% भाग ही शुद्ध है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, हम लोगों को पीने लायक जो पानी हमारे पृथ्वी पे उपलब्ध है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है। ठीक है, प्रयुक्त होने वाले जल का कुछ भाग हिम नदों में जम जाता है। देखिए, ये जो 3% हमारा हिस्सा है जो पीने वाला पानी है, ये हमारे पृथ्वी पे हिम नदों के फॉर्म में है। मतलब हिमनद का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर्स होते हैं, आइस बॉक्स होते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े आपके पानी जो जो पानी होता है ना, वो जब जम जाता है, ठीक है, तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको पर्वत पे मिलेंगे और समुद्र उसमें महासागर में भी आपको ये मिलते हैं। ठीक है, तो यही हमारे इस 3% शुद्ध जल का सबसे बड़ा आपका ये स्रोत है। इसलिए पृथ्वी पर जल की थोड़ी मात्रा ही शेष बचती है जिसका वास्तव में प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, अब इसको पूरा पढ़ने के बाद अब आपको एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि हमारे पूरे पृथ्वी में कुछ परसेंट ही हिस्सा ऐसा है पानी का जिसको हम मनुष्य या कह सकते हो जिसको हम सजीव लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जल के उपयोग अब हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम लोग कहाँ कहाँ अपने जल का उपयोग करते हैं। तो देखिए, जल के अनेक उपयोगों में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग सिंचाई के कार्यों में है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी लगभग 67% जनसंख्या की जीविका का साधन कृषि है। हमारे भारत देश में अगर आप देखोगे बच्चों, तो पीने के अलावा भारत में जो सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो सिंचाई के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारा भारत देश का कृषि प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में सिंचाई हमें करनी ही पड़ती है, इसीलिए पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे भारत देश में सिंचाई के रूप में किया जाता है। ठीक है, अंततः कृषि कार्यों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों, हमारे भारत देश में जल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, भारत की जलवायु मानसूनी है जिसमें वर्षा की निरंतर अनिश्चितता बनी रहती है। हमारे भारत की अगर जलवायु की आप बात करोगे तो मानसूनिया जलवायु है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी बारिश बहुत ज्यादा होती है हमारे भारत देश में, तो कहीं बहुत कम होती है बारिश। ठीक है, कभी कभी इतनी अधिक वर्षा होती है कि खेतों में खड़ी फसलों को बहा ले जाती है और कभी कभी वर्षा इतनी कम मात्रा में होती है कि फसलों के लिए अपर्याप्त होती है। जैसा अभी मैंने आपको कभी बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि फसल ही पूरे बह जाते हैं और कभी इतनी कम वर्षा होती है कि फसलों को पर्याप्त पानी मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम वर्षा के जल का उचित उपयोग करें। वर्षा प्रकृति में जल का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे जल संसाधन सीमित हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये देखिए, जितने भी चित्र आपको दिख रहे हैं ये सारे हमारे क्या हैं? सारे के सारे हमारे हम पानी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये उसको दर्शाते हैं।
देखिए, हम वर्षा के जल पर निर्भर हैं, जो नदियों, झीलों तथा तालाबों में इकट्ठा हो जाता है। तो बच्चों, हम लोग ना वर्षा के जल पर ही निर्भर करते हैं अपनी दिनचर्या के लिए, ठीक है। और ये जो वर्षा का जल है ना, ये हमारे नदियों में, झीलों में, तालाबों में इकट्ठा होता है, ठीक है। वर्षा के जल को भूमि भी सोख लेती है। बच्चों, वर्षा के कुछ हिस्से को हमारी भूमि सोख लेती है, ठीक है। इस जल को भूमिगत जल कहते हैं। तो जो हिस्सा वर्षा के जल का हमारी भूमि सोखती है, उसको हम भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है। इस जल को कुओं और नलकूपों के माध्यम से बाहर निकालकर हम इसका प्रयोग सिंचाई करने, पीने तथा उद्योगों के कार्य में करते हैं, ठीक है। चलिए, अब बच्चों हम ये देखने वाले सिंचाई के कौन कौन से साधन हमारे भारत देश में है। तो देख लीजिए आप, प्राचीन काल में किसानों को फसलें उगाने के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत में सिंचाई के 4 मुख्य साधन है। बच्चों, अगर आप प्राचीन काल की बात करोगे तो हमारे प्राचीन भारत में किसानों को खेती करने के लिए वर्षा के जल पे ही निर्भर रहना पड़ता था। पर अब समय बदल चुका है, तो अब अगर आज हम अपने आधुनिक भारत की बात करें तो हमारे पास सिंचाई के 4 मुख्य साधन है। पहला है हमारा कुआं, दूसरा है नलकूप, तीसरा है नहरें और चौथा है हमारा तालाब, ठीक है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य दिया है, पहले देख लेते हैं ये क्या तथ्य है। भूमि की सिंचाई के लिए बड़े तालाब बनाए गए हैं। तो बच्चों, सिंचाई के लिए ना हमारे भारत देश में जगह जगह बड़े बड़े तालाब बनाए गए हैं। भारत में कृषि भूमि का लगभग 12% भाग तालाबों द्वारा सींचा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इन सारे सिंचाई के साधनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बारी आती है हमारे कुएं की, ठीक है। तो कुआं क्या है देख लीजिए। जमीन के अंदर के पानी को निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। तो कुएं किसके लिए खोदे जाते हैं? जो जमीन के अंदर पानी है ना, जो वर्षा का जल जिसको भूमि सोख लेती है, उसको निकालने के लिए बच्चों हम लोग कुएं खोदते हैं, ठीक है। वर्षा का वो जल जो भूमि सोख लेती है, उस जल को कुओं द्वारा निकाला जाता है। कुएं अधिकतर भारत के उत्तरी मैदान में, तो बच्चों कुएं अगर आप देखोगे ना, तो हमारा जो उत्तर का मैदान वाला क्षेत्र है ना, ये वहां पाए जाते हैं ज्यादा, ठीक है। कुओं द्वारा सिंचाई का विशेष महत्व है और कुओं के जरिए बच्चों सिंचाई किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुओं से जल प्रायः ढेकली, चरस तथा रहट द्वारा निकाला जाता है। तो बच्चों, ये वो स्रोत है जिसके जरिए हम कुओं से पानी निकालते हैं और फसलों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारे आपके सिंचाई के स्रोत हैं, ठीक है। अब कुएं के बाद बच्चों बारी आती है नलकूप की, ठीक है। नलकूप से भी सिंचाई किया जाता है। तो देख लीजिए, नलकूप भी सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। नलकूप के द्वारा भूमि के अंदर पाइप लगाकर जल को इंजन द्वारा पंप किया जाता है। नलकूप से कुओं की तुलना में कई अधिक गुना अधिक भूमि की सिंचाई की जाती है। तो बच्चों, जो नलकूप होते हैं ना, इनसे भी आप सिंचाई कर सकते हो, ठीक है। तो नलकूप में क्या होता है, मशीन लगाई जाती है, उस मशीन से पानी को बाहर निकालते हैं जमीन के और उससे फिर सिंचाई करते हैं। यही है आपका नलकूप का चित्र, ठीक है। इसके बाद बच्चों नहरें, ठीक है। नहरें क्या होती है? नहरें से हम लोग किस तरीके से सिंचाई करते हैं देख लीजिए। नहरें नदियों से निकाली जाती है, जिनका जल सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जो नहर होती है ना, नहर आपकी नदियों से निकलती है, ठीक है। और इन नदियों के पानी को अलग दिशा में मोड़ के जहां पे इसकी जरूरत होती है, वहां पे इनको ले जाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नहरें मुख्यतः, देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे बच्चों, उत्तर प्रदेश में जो हमारी नहरें हैं, वो मुख्यतः कौन कौन सी नदियों पर बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं आपके गंगा, शारदा, यमुना नदी से निकाली गई है, ठीक है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। जो नहर शारदा नदी से निकली है, वो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी आपकी नहर है। यमुना नदी से हरियाणा की नहरों, और देखिए यमुना नदी से हरियाणा में सिंचाई किया जाता है। रवि, ब्यास, सतलज नदियों से पंजाब की नहरों को निकाला गया है, ठीक है। चलिए अब बच्चों बारी आती है हमारे तालाब की। तालाबों से कैसे सिंचाई किया जाता है देख लीजिए। हमारे देश में तालाब सिंचाई का पुराना साधन है। बच्चों, जो तालाब है ना, ये हमारे देश भारत में बहुत ही प्राचीनतम तरीका है सिंचाई का, ठीक है। तालाब भूमि के निचले भागों में बनाए जाते हैं। तालाब क्या होता है? ये भूमि के सबसे निचले हिस्से में बनाए जाते हैं, ठीक है। हमारे देश के कृषि के कुल सिंचित क्षेत्र के 8% भाग की सिंचाई तालाब के जल से की जाती है, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप बात करोगे हमारे भारत देश का कृषि जिसमें सिंचाई किया जाता है, उसका 8% हिस्सा हमारे तालाब के जरिए सींचा जाता है, ठीक है। तालाब में वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है, जो फसलों के लिए सर्वोत्तम है। तो बच्चों, तालाब में क्या होता है? बारिश होती है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है और इससे क्या होता है? ये हमारे सिंचाई का सर्वोत्तम तरीका है। तालाबों से कौन कौन से राज्यों में सिंचाई किया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में तालाब का जल सिंचाई का सामान्य माध्यम है, ठीक है। अब चलिए बच्चों, सिंचाई के बाद हम देखेंगे हमारे बहुत सारी ऐसी नदियों पे कई सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं, डैम्स बनाए गए हैं। तो क्या है देख लीजिए, नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो ये क्या है देखिए,
बांध अवरोधक होते हैं जो नदियों के जल को भंडारित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो बच्चों नदियों में ना कई सारे बांध बना दिए जाते हैं। ये क्या होता है, ये नदी के जल को इकट्ठा करने के लिए काम आता है। ठीक है, बांध बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। और बांध बनाने का एक और रीजन होता है, एक और कारण है बच्चों, बाढ़ को रोका जा सके। नदियां अपने साथ बाढ़ लेकर आती है, जब अत्यधिक वर्षा होती है तो उस बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बांध इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, बांध के पीछे एक बड़ी झील बनाई जाती है। इन झीलों से सिंचाई के लिए जल नहरों की ओर मोड़ दिया जाता है। बांध के दरवाजे से बहुत ऊंचाई से जल गिराकर बिजली उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों कैसे आप नदी पे बांध बना सकते हो? ठीक है, नदी पे जब बांध बनाया जाता है तो नदियों को बहने से रोक तो नहीं सकते, तो बांध बना के क्या होता है, नदी के पानी के जहां पे बांध बनाया गया उसके एकदम पीछे ही नदियों के पानी को मोड़ दिया जाता है, उसकी दिशा मोड़ दी जाती है। ठीक है, वहीं पर कई सारी परियोजनाओं के तहत बच्चों बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जल द्वारा बनाई गई बिजली जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो जो विद्युत यानी जो बिजली हम जल से बनाते हैं उसको हम जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये है आपका भाखड़ा नंगल बांध जो कि आपके पंजाब में है। ठीक है, ये ऐसा ही उस पर ये बांध बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए आप, यह परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहलाती हैं क्योंकि ये केवल सिंचाई के लिए जल ही नहीं प्रदान करती, अपितु बिजली उत्पादन तथा बाढ़ों को भी नियंत्रित करती हैं। बच्चों ये जो परियोजनाएं होती है ना, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है, मतलब इनका उद्देश्य एक नहीं होता, कई सारे उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला इसका उद्देश्य है सिंचाई के लिए पानी देना, इसके बाद बच्चों इससे बिजली भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नंगल बांध संसार के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। जो हमारा ये भाखड़ा नंगल बांध है ना बच्चों, ये सतलुज नदी पर बना है और ये विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। ठीक है, यह अपने पीछे एक झील बनाता है जिसे गोविंद सागर झील कहते हैं। ठीक है, देखिए ये बांध का पानी जब बांध को बनाया जाता है भाखड़ा नंगल इस सतलज नदी पे, तो उसका जब पानी को मोड़ा जाता है ना तो उसके पीछे एक झील बनता है, उस मोड़े हुए पानी से एक झील बनता है जिस झील का नाम है आपका गोविंद सागर झील। यह झील भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और अगर बच्चों आप बात करोगे प्राकृतिक झील तो है नहीं, ये मानव निर्मित है। आपने क्या किया, सतलज नदी के पानी से इसको बनाया है। ठीक है, तो ये भारत देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। ठीक है, यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली को जल तथा बिजली प्रदान करती है। और इस परियोजना के तहत बच्चों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों देखिए, महानदी पर बना हीराकुंड बांध संसार का सबसे लंबा बांध है। बच्चों ये जो हमारा हीराकुंड बांध है ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है, लंबा, ऊंचा नहीं, सबसे लंबा बांध। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये बना है आपका महानदी पे। महानदी पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, और ये बांध आपके दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध तथा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बना नागार्जुना बांध दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, तो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी है जिसमें तुंगभद्रा डैम बनाया गया है, आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी पर नागार्जुना सागर डैम बनाया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना इस नदी में बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। पश्चिम बंगाल में बच्चों जो दामोदर नदी है ये हर साल बाढ़ लेकर आती थी, तो इस पर एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है दामोदर घाटी परियोजना। तो इस परियोजना के तहत बच्चों बाढ़ के पानी को रोका गया है। ठीक है, तो चलिए इस हमारे अध्याय में सिर्फ इतना ही। अब बच्चों आइए देखते हैं कि इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देख लीजिए, पृथ्वी का 70% से अधिक भाग हमारे समुद्रों और महासागरों में घिरा हुआ है। ठीक है, भारत की लगभग 67% जनसंख्या की जीविका क्या है, कृषि है। ठीक है, सिंचाई के मुख्य हमारे 4 साधन है, वो कौन कौन से 4 साधन है हमारे, तालाब, नहरें, कुएं और नलकूप। फिर बच्चों अंत में हमने पढ़ा है भाखड़ा नंगल बांध भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से क्या है, एक है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ इसका अभ्यास कार्य भी पूरा करना है। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों देखा आपने, आप सोच के देखिए, वैसे तो हम देखा जाए तो हमारे पास पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें जो आपका अच्छा पानी है, क्योंकि जितना भी आपका पानी है वो आधे से ज्यादा तो आपका सॉल्टी वाटर है, तो आप उसे यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा नमकीन पानी ना आपका खाना बनाने में काम आएगा ना आपके नहाने में काम आएगा। तो इसलिए जो अच्छा पानी है उसकी क्वांटिटी हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम अपनी गलतियों से उसे वेस्ट कर रहे हैं, उसे पॉल्यूट कर रहे हैं और वाटर पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं।
तो बच्चों, जो जो आपके एक्सपर्ट ने आपको समझाया है वाटर सेव करने के लिए, आप उसे जरूर अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।